इस वीडियो में अपन बात करेंगे गोलीय परस्पर अपवर्तन के बारे में। कोई भी हमारे पास में गोलीय सतह है, उसके द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये अपन देखेंगे। तो गोलीय सतह की अगर अपन बात करें तो गोलीय सतह दो प्रकार की हो सकती है, ये अवतल भी हो सकती है और उत्तल भी हो सकती है। तो अपन दोनों के लिए ही ये अपवर्तन का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। अपनी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें उत्तल सतह के लिए ये दिया हुआ है, आप लोग ये अवतल सतह के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं उत्तल सतह से अपवर्तन। ठीक है, तो इसका चित्र देखते हैं। पहले तो ये जैसे हमारे पास में एक गोलीय सतह है, ठीक है, इस तरीके से ये गोलीय सतह है। तो यहाँ पे ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक अपन मान लेते हैं कितना है, n2 है, और इसके बाहर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक अपन मान लेते हैं कितना है, n1 है। ठीक है, ये क्या है, इनके निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। ठीक है, और हम ऐसा भी मान के चल रहे हैं कि n2 का जो मान है वो ज्यादा है किससे, n1 से। n2 का मान n1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो माध्यम है ना, ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, और बाहर का जो माध्यम है वो कैसा है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब ये इसकी गोलीय सतह हो गई। अब यहाँ पे अपन मुख्य अक्ष खींच देते हैं, देखो ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसकी मुख्य अक्ष पर यहाँ पे कोई बिंदु बिंब है जिसको अपन नाम दे रहे हैं O। ठीक है, O क्या है, ये बिंदु बिंब। ठीक है, अब इस O का इस माध्यम के अंदर या इस गोलीय सतह के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो अपन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अपन प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के लिए अपने को दो अपवर्तित किरणें चाहिए। दो अपवर्तित किरणें जहां पे काटेंगी वहां पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो ये O क्या है, बिंदु बिंब है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई प्रकाश किरण, यहां से कोई प्रकाश किरण चली और इस तरीके से ये आपतित हुई। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरण आपतित हुई। ठीक है, तो इसका अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन किस तरीके से होगा, इसको कितना मोड़ें, किस तरफ मोड़ें, ये कैसे पता चलेगा अपने को। तो देखो ये बात तो क्लियर हो गई अपने को कि ये माध्यम क्या है, विरल माध्यम, और ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम। मान लिया अपन ने ऐसा कि भाई n2 का मान क्या है, n1 से ज्यादा है। ठीक है ना, ये बाहर का माध्यम विरल माध्यम, अंदर का माध्यम क्या है, सघन माध्यम। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो होता क्या है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमें अभिलंब चाहिए। यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा अभिलंब, तो अपन अभिलंब बनाएंगे। देखो अपने को बात क्या ध्यान रखनी है, कोई भी जो गोलीय सतह हो उसके किसी भी पॉइंट पर अपने को अभिलंब खींचना हो तो वो हमेशा उसके वक्रता केंद्र से, उसके सेंटर से गुजरेगा। ठीक है, तो ये गोलीय सतह है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लिया यहाँ पे इसका सेंटर है, तो पहले इसके लिए क्या खींचेंगे अपन, अभिलंब खींचेंगे। फिर उसके बाद में तो तय करेंगे कि अभिलंब अपने को पता चल जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो पहले हम खींचते हैं अभिलंब। ठीक है, तो मैं डैश 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 करके अभिलंब खींचता हूं। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, इसको C बोल दिया। ठीक है, सेंटर हो गया इस गोलीय सतह का। ठीक है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं अपन। अच्छा भाई, अब ये आपतित प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश किरण देखेंगे तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये जानी चाहिए थी ऐसे, अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इस साइड में झुक जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो एक अपवर्तित किरण तो मिल गई ये। ठीक है, अच्छा, ये जो गोलीय सतह होती है इसकी ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको अपन को कहते हैं प्रकाशी केंद्र। क्या कहते हैं इसको, प्रकाशी केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इसको वैसे O से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को O से डिनोट कर दिया तो अपन इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। ठीक है, कोई भी जो गोलीय सतह है, लेंस है, उसके ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशी केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो सीधी सीधी निकल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्रकाश किरण जाएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण मिलेगी अपने को। यानी कि एक अपवर्तित किरण ये और एक अपवर्तित किरण ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आई, इस तरीके से चित्र बनेगा ये।
यहाँ पे ये मुख्य अक्ष पे ये अपन ने कोई बिंदु बिंब रखा, इससे प्रकाश किरण चली, ये अपन ने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने को अपवर्तित किरण मिलेगी। ठीक है, एक अपवर्तित किरण अपने को ये मिल रही है, दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पे काट रही हैं। ठीक है, तो इसको अपन ने आई नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पे क्या इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो द्वारक अपन ने लिया है इसको अपन द्वारकी कहेंगे, तो इसको जैसे अपन नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी वक्रता केंद्र को नाम दे दिया। अच्छा, इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई, इस बिंदु को अपन कह देते हैं डी। क्या कह देते हैं इस बिंदु को, डी। ये वाला जो पॉइंट है इस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, और देखो यहाँ पे ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। ठीक है ना, तो विलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है आपतन कोण, इसको अपन आई से लिखते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण बनता है, इसको अपन किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपन क्या करेंगे, जैसे ये जो है डी बिंदु से यहाँ पे अपन अभिलंब खींचेंगे और इसको अपन कहेंगे पी डैश। क्या कहेंगे, इसको अपन पी डैश पॉइंट नाम देंगे। ठीक है, और अपन कुछ मान लेते हैं, देखो इसमें यहाँ पे ये जो एंगल है ये अल्फा मान लेते हैं अपन, ये वाला एंगल कितना मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल कितना मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपन ये डेरिवेशन आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे समझ में पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा अपन ने क्यों माना है। ठीक है, अब देखो चित्र के बारे में समझ में आ गया, तो स्टार्टिंग में अपन लिख देंगे कि हमारे पास में ए बी एक गोलीय सतह है, उत्तल सतह है। ठीक है, जिसका माध्यम जो है उसका अपर्तनांक कितना है, n2 है, और बाहर जो माध्यम है उसका अपर्तनांक कितना है, n1 है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु बिंब और रखा हुआ है, इससे प्रकाश किरणें चल करके इस गोलीय सतह पर आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात हमें ये बिंदु आई जो है इस पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये आई आपतन कोण है, ये आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपन यहाँ पे देखो ये जो दूरियां हैं अगर इनको अपन नाम देना चाहें तो देखो ये ओपी जो है क्या है, ये इस गोलीय सतह से और वस्तु की दूरी है, तो ये बिंब दूरी है, ये है ना, बिंब दूरी। ठीक है, अच्छा पी आई की बात करें तो पी आई क्या है भाई, ये प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, और अपन बात करें पीसी की बात करें, पीसी, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो गया। अब देखो ये जो बाहर का माध्यम है इसको मीडियम मान लेते हैं 1, और ये जो गोलीय सतह इसके अंदर का जो माध्यम है इसको मान लेते हैं मीडियम 2। ठीक है ना, अब अपन रिलेशन निकाल रहे हैं किस किस के बीच में, ये हमारे पास में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और इनके अपवर्तनांक, इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, किस तरीके से आएगा देखो। तो सबसे पहले अपन बात करें, अगर यहां पे ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, मैं लिख रहा हूं इसका नाम ओ पी डैश डी, ओ पी डैश डी, इसमें अगर अपन टेन एल्फा, देखो यहां से ये अपन ने लंब डाला है तो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, तो इसमें अगर अपन टेन एल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एल्फा के सामने ये क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से अपन टेन का मान क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार लिखते हैं ना, तो लंब क्या हो जाएगा डीपी डैश बटा में आधार क्या हो जाएगा ओपी डैश। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अपन बात करें त्रिभुज डीपी डैश सी में, डीपी डैश सी में यहां से टेन बीटा का मान निकालेंगे, टेन बीटा का मान निकालेंगे तो डीपी डैश बटा में पी डैश सी। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें त्रिभुज डी पी डैश आई में, डी पी डैश आई में टेन गामा का अगर मान निकालें तो देखो डी पी डैश आई, इसमें टेन गामा का मान निकालेंगे तो डी पी डैश बटा में पी डैश आई। ठीक है,
अब ये चित्र में जो अपन ने ये गोलीय सतह प्रयुक्त करी है, ठीक है, या इसका ये जो द्वारक है, ये द्वारक कैसा हो, छोटा हो। ए बी द्वारक जो है क्या है, छोटा है, ठीक है। अच्छा, तो अन्य दूरियों की तुलना में ये द्वारक अपन क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं। जैसे ये अपन ने बिंब की दूरी मानी, इधर फिर आगे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो इन दूरियों की तुलना में ये द्वारक जो है बहुत छोटा है। तो द्वारक जब बहुत छोटा होगा तो अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, अत्यल्प होंगे, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो अपन ने पी डैश लिया है, ठीक है ना, तो छोटे द्वारकों के लिए, जैसे मान लो इतना सा द्वारक है ये अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो देखो ये जो पी और पी डैश है ये क्या हो जाएंगे, संपाती मान सकते हैं इनको, है ना, ठीक है ना, छोटे द्वारकों के लिए मानेंगे। लेकिन तो पी और पी डैश को क्या मान सकते हैं, संपाती मान सकते हैं। तो अपन इसे इस तरीके से लिखेंगे कि छोटे द्वारकों के गोलीय सतहों के लिए ये जो पी और पी डैश है ये संपाती होंगे, अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, अत्यल्प होंगे, ठीक है। और बहुत अल्प कोणों के लिए tan अल्फा अल्फा के बराबर, ठीक है, tan बीटा बीटा के बराबर और tan गामा गामा के बराबर, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया यहां से, ठीक है। और इसी के साथ पी और पी डैश अपन ने संपाती बता दिया, तो इस पी डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन देखें, अतः अल्फा का मान तो कितना हो गया, देखो डीपी बटा में ओपी, बीटा का मान कितना हो गया, डीपी बटा में पीसी, और गामा का मान कितना हो गया, डीपी बटा में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं आगे। अब देखो अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन का नियम कौन सा, स्नेल का नियम, है ना। अपवर्तन के नियम से क्या है, क्या होता है अपवर्तन का नियम, साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, n2 1, यानी कि n2 बटा n1। तो अपन लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू n2 बटा में n1, ठीक है। तो यहां से n1 साइन आई बटा n2 साइन आर। अब देखो ये i और r भी क्या होंगे, अत्यल्प होंगे। तो साइन आई लगभग बराबर i के और साइन r जो है वो लगभग बराबर r के। तो यहां से अपन लिख सकते हैं n1i बराबर n2 r, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऊपर से भी समीकरण देते हुए चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन आई अब अपने पास। अब अपने को करना क्या है, अपने को इसमें i और r का मान निकाल के रखना है। n1 और n2 तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो माध्यम के अपवर्तनांक है, ये तो अपने को पता रहेगा कि भाई ये जो गोलीय सतह है ना, ये किसी भी माध्यम की जो सतह है उस माध्यम का अपवर्तनांक तो इतना है, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक इतना, ये n1 n2 तो कांस्टेंट है, i और r का मान अपने को देखना है, ठीक है। तो i और r का मान अपन इस चित्र से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो समीकरण 1i है इसको मैं यहां लिख देता हूं, i n2r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो i का मान और r का मान निकालना है, तो चित्र से अपन देखें, तो इस चित्र से यहां पे मैं एक अलग चित्र बना रहा हूं, देखो CO, ये हो गया i, ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा, ठीक है, और ये हो गया डी पॉइंट, ठीक है। आप लोगों के डी सी और ओ, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये आई एंगल है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, ठीक है। इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं ये जो आई है ये क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण है उसका मान, इस कोण को छोड़ दो, दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि आई जो है उसका मान अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो दूसरा चित्र बना रहा हूं मैं, इसमें अपन देख रहे हैं आई आर को, तो देखो यहां से, ठीक है,
ये देखो डी आई और सी, इसमें अगर अपन देखें तो ये एंगल आर, ठीक है, ये गामा और ये क्या है बाहर वाला बीटा, तो ये बीटा बाह्य कोण हो गया। तो यहां से अगर अपन बीटा का मान निकाले तो बीटा का मान आर प्लस गामा के बराबर होगा, लेकिन अपने को बीटा का नीचे मान किसका चाहिए, आर का चाहिए, तो आर का मान कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये आई और आर के मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है ना। आई और आर के मान कहां रखेंगे, आई व आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो n1 आई का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा, n2 आर का मान कितना है बीटा माइनस गामा, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई। अच्छा, अब अपने को अल्फा और बीटा का मान देखो कहां से रखना है, ये अपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने को रखनी है। अब मैं यहां से मिटाऊंगा इसको, तो देखो ये अल्फा की वैल्यू रही, ये बीटा की, और ये किसकी है गामा की, यहां रखो। देखो n1 अल्फा की वैल्यू dp अपॉन ओपी प्लस बीटा की वैल्यू dp अपॉन pc, n2 r, यहां बीटा माइनस गामा, तो बीटा की वैल्यू dp अपॉन pc माइनस गामा की वैल्यू dp अपॉन pi। ठीक है भाई, तो ये अपन ने सोल्व कर दिया इसको। ठीक है, अब जैसे और अगर ये सोल्व हो रहा है तो इसको कर लेंगे, नहीं तो अपन ये वैल्यू रख देंगे। देखो हो रहा है dp इधर से ऊपर से, यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से dp कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन pc माइनस 1 अपॉन pi। ठीक है, ये dp से dp कैंसिल हो गया, तो n1 1 अपॉन ओपी प्लस में 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू n2 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब देखो इसको और सोल्व करना चाहिए अपन, तो इसको अंदर गुणा करा सकते हैं, तो देखो इसी स्टेप में अंदर गुणा कराऊंगा मैं, है ना। n1 ये n1 अंदर गुणा हो गया, ये n1 अंदर गुणा करा दिया, इसी तरीके से ये n2 अंदर गुणा हो गया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ चाहो तो। ठीक है, देखो किस तरीके से, ये जो माइनस वाला है ये तो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, यानी कि n2 अपॉन पीसी। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा n1 अपॉन पीसी, बराबर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये n1 अपॉन ओपी प्लस में n2 अपॉन पीआई। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब अपने को करना क्या है, देखो रिलेशन मिल गया अपने को अपर्तनांक। ठीक है, पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, ओपी क्या है भाई, किधर है ओपी, ये रहा बिंब दूरी, और पीआई क्या है प्रतिबिंब दूरी। तो रिलेशन भी अपने को इनके बीच में निकालना था, किस किस के बीच में, ये जो माध्यम है इनके अपर्तनांक, ठीक है, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में रिलेशन निकालना था। तो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के लिए ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से मिटा के और मैं चिन्ह परिपाटी से मान लिखता हूं। देखो किस तरीके से लिखेंगे अपन ये मान, तो चिन्ह परिपाटी से पीसी ओपी और पीआई। ठीक है, देखो अच्छा ये पीसी तो क्या है, पीसी तो क्या है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओपी क्या है बिंब दूरी, बिंब दूरी को अपन किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और पीआई क्या है प्रतिबिंब दूरी, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीसी आर, ये हो गया यू, और ये हो गया क्या वी। ठीक है, अब ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा ये अपन देखते हैं। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण ये है, तो इस डायरेक्शन में जो भी दूरियां मापेंगे वो तो कैसी होंगी पॉजिटिव, और इससे विपरीत दिशा में जो दूरियां मापेंगे वो कैसी होंगी नेगेटिव। ठीक है,
तो अपन जैसे बात करें, और सारी दूरियां अपन कहां से मापेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। दर्पण में किससे मापते थे, ध्रुव से मापते थे, लेकिन यहाँ पे ध्रुव नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये इसी डायरेक्शन में मापी जाएगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, अपन बात करें पी आई की, तो ये भी इसी डायरेक्शन में मापी जाएगी, आपतित प्रकाश की दिशा में, तो ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, वी। अच्छा, ये यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैसे मैंने बता भी रखा है कि यू तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मोस्टली कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये मान अब अपन इसमें रखेंगे, तो देखो n2 बटा में पी सी मान r, n1 बटा r इज इक्वल टू n1 बटा में ओपी का मान माइनस यू प्लस n2 बटा में v, ठीक है। देखो ये n1 है, बस ये हमारे पास में आ गया, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। सोल्व यही, यहाँ से r कॉमन लिया अपन ने, तो 1/r n2 माइनस n1 इज इक्वल टू, यहां से देखो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है। तो ये है गोलीय पृष्ठ, गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला। इसमें रिलेशन किस किस के बीच में है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और दोनों जो माध्यम है उनके अपवर्तनांक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ध्यान ये रखना है, अपन ने बाहर का माध्यम कैसा लिया, विरल माध्यम लिया है, और ये जो जिस भी माध्यम की ये गोलीय सतह थी उस माध्यम का अपवर्तनांक अपन ने ज्यादा लिया है, यानी कि ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने कौन सी सतह के लिए निकाला, उत्तल सतह के लिए निकाला, ठीक है। जब अपन अवतल सतह के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला निकालेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। उत्तल सतह का और अवतल सतह का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पढ़ा अपन ने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, ठीक है।